मेरी ही सगी दीदी ने मेरा पति छीन लिया और बेरहमी से मुझे उस घर से निकाल दिया जिसे मैंने अपने खून पसीने की कमाई से ख़रीदा था। उन्हें लगा कि मैं कभी पलटकर जवाब नहीं दूंगी और मुझे आसानी से कुचला जा सकता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस औरत को उन्होंने सड़क पर फेंक दिया वह किसी खोई हुई वारिस है जिसे देश का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर अरबपति अपनी पूरी सल्तनत सौंपने के लिए वर्षों से ढूंढ रहा था। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। मेरा नाम मीरा है। मैं 26 साल की हूँ, एक साधारण सी ऑफिस कर्मचारी जिसने कई सालों तक दिन रात मेहनत की, ओवर टाइम किया और अपनी इच्छाएं दबाई सिर्फ इसलिए कि मैं अपने और अपने पति रोहन के लिए एक सुंदर सा घर खरीद सकूं। हमारे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं अपनी बड़ी बहन काव्या को भी अपने घर में जगह दी। काव्या हमेशा से नखरीली थी। उसे महंगे कपड़े, ब्रांडेड बैग, सैलून, पार्टियां और ऐशो आराम पसंद था। वह हमेशा मुझ पर निर्भर रहती थी। मैं खुद मुश्किलों से गुजर रही थी, फिर भी मैंने उसे अपने घर में रखा क्योंकि वह मेरी बहन थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि अपने ही आंगन में सांप पालना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। एक दिन ऑफिस से मेरा ओवर टाइम अचानक कैंसिल हो गया, इसीलिए मैं रोज़ से पहले घर लौट आई और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मुझे हमारे मास्टर बेडरूम की तभी हंसी और शर्मनाक आवाज़ें सुनाई दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं कांपते कदमों से हमारे कमरे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खोला। मैंने धीरे से उसे धक्का दिया और उसी पल मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। मेरे सामने मेरा अपना पति रोहन और मेरी बड़ी बहन काव्या मेरे ही बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में थे। रोहन दीदी, काव्या, मेरी आवाज़ टूट कर चीख में बदल गई। वो दोनों रुक गए, लेकिन डरने या शर्मिंदा होने के बजाय काव्या ने आलस से उठकर मेरी महंगी सिल्क की साड़ी का पल्लू अपने ऊपर लपेट लिया। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अरे देखो तो रोहन, काव्या ने नखरे से कहा। हमारी नौकरानी बनकर रहने वाली देवी जी वापस आ गई। रोहन भी मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर ना शर्म थी ना पछतावा। इसका मतलब क्या है रोहन? मैं रोते हुए चिल्लाई। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम काव्या दीदी, तुम मेरी बहन हो। मैं उनकी ओर बढ़ी, लेकिन रोहन ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं फर्श पर गिर पड़ी। पत्नी? रोहन तिरस्कार से हंसा। तुम एक मामूली ऑफिस क्लर्क हो। मेरा तुम्हारी हैसियत ही क्या है? उसकी आवाज़ जहर से भरी हुई थी। काव्या ने मुझे नई कार दिलवाई है, महंगी घड़ी दी है, मेरे बिजनेस प्लान में पैसा लगाने वाली है, और तुम मुझे क्या दे सकती हो? 2 पैसे की तनख्वाह? मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। लेकिन यह घर मैंने खरीदा है रोहन, मेरी कमाई से, मेरी जमा पूंजी से। काव्या जोर से हंस पड़ी। उसने ड्रॉअर से कुछ कागज़ निकाले और मेरे सामने लहराए। तू सच में बहुत भोली है मीरा। उसने कहा, याद है पिछले महीने रोहन ने तुझसे कुछ इंश्योरेंस पेपर साइन करवाए थे। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। काव्या की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वो इंश्योरेंस पेपर नहीं थे। तूने खुद इस घर और ज़मीन का मालिकाना हक रोहन के नाम कर दिया और आज सुबह ही रोहन ने यह घर मेरे नाम कर दिया।
मेरी सांस जैसे रुक गई। उन्होंने मुझसे मेरा घर, मेरा विश्वास, मेरा प्यार सब कुछ छीन लिया था। रोहन ने मुझे बालों और बाहों से पकड़कर कमरे से बाहर घसीटा। मैं चीखती रही, रोती रही, पर किसी ने नहीं सुना। काव्या ने मेरे 2 पुराने सूटकेस गेट के बाहर फेंक दिए, जिनमें बस मेरे कुछ कपड़े थे। उसी समय आसमान फट पड़ा, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रोहन ने मुझे गेट के बाहर धक्का दे दिया। मैं सड़क पर गिर पड़ी। मेरे कपड़े कीचड़ और बारिश से भीग गए। काव्या गेट पर खड़ी होकर चिल्लाई, दफा हो जा यहाँ से मनहूस, अब यह घर मेरा है। न तेरे पास पति है, न बहन, न परिवार, जा सड़क पर सड़। फिर उन्होंने मेरे सामने गेट जोर से बंद कर दिया। मैं सड़क पर घुटनों के बल बैठी। बारिश मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द मेरे सीने में था। 2 लोग जिन्हें मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया था, उन्होंने ही मुझे जिंदा दफना दिया था। बादशाह का आगमन। मैं ठंडी अंधेरी सड़क पर रो रही थी। तभी दूर से गाड़ियों के इंजन की भारी आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही पलों में 5 काली बुलेट प्रूफ एसयूवी और एक लंबी चमचमाती गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। एसयूवी के दरवाजे खुले। 20 से ज़्यादा बॉडीगार्ड काले सूट में बाहर निकले। उनके हाथों में बड़े बड़े काले छाते थे। वे तेज़ी से मेरे चारों ओर खड़े हो गए ताकि बारिश की एक बूंद भी मुझ तक ना पहुंच सके। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खुला। एक 70 साल के बुजुर्ग आदमी बाहर निकले। उन्होंने बेहद शाही सूट पहना हुआ था। हाथ में सोने की मूठ वाली छड़ी थी। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में ऐसा रूप था कि बड़े बड़े मंत्री और उद्योगपति भी उनके सामने सिर झुका दें। वह थे राजवीर सिंह राठौर देश के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली अरबपति थे। राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक। वह धीरे धीरे मेरे पास आए। फिर अचानक वह उस भीगी सड़क पर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मेरे चेहरे को देखा, फिर मेरी गर्दन पर बने सितारे के आकार के जन्म चिन्ह को। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी पोती, उन्होंने अपनी कांपती आवाज़ में कहा। मैं स्तब्ध रह गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। 26 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम नवजात बच्ची थी। मैं तुम्हें हमारे घर से अगवा कर लिया गया था। आज आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मीरा। तुम मेरी पोती हो, मेरी इकलौती वारिस। मेरे होंठ कांपने लगे। पोती, आप राजवीर सिंह राठौर हैं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। हाँ बच्ची, मैं तुम्हारा दादा हूँ और तुम्हारे दुखों का अंत हो चुका है। फिर उनकी नज़र उस घर की ओर गई जहाँ से मुझे कुछ देर पहले अपमानित करके निकाला गया था। उनकी आंखों में आग भड़क उठी। किसने किया यह तुम्हारे साथ?
उनकी आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी थी। किसने मेरी सल्तनत की रानी को सड़क पर फेंकने की हिम्मत की? मैं फूट फूट कर रोते हुए उन्हें सब कुछ बताने लगी। रोहन, काव्या, धोखा, गिफ्ट डीड, वो सब कुछ जो मेरे साथ इस घर में हुआ था, मैंने वो सब कुछ, घर बारिश, सब कुछ। राजवीर सिंह राठौर धीरे धीरे खड़े हुए। उनके चेहरे पर ऐसा क्रोध था कि आसपास खड़े बॉडीगार्ड भी कांप उठे। उन्होंने तुम्हारे कुछ लाख छीने, अब, उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, तो अब मैं उनकी पूरी ज़िंदगी मिटा दूंगा। 1 सप्ताह बीत गया। काव्या और रोहन ने अपने घर में एक बड़ी पार्टी रखी थी। वे इसे हाउस वार्मिंग और सगाई की पार्टी बता रहे थे। हाँ, सगाई। मेरे पति ने मेरी ही बहन से सगाई करने का ऐलान कर दिया था। घर में महंगी लाइटें लगी थी, डीजे बज रहा था, मेहमान शराब पी रहे थे। काव्या लाल लहंगे में इतराती फिर रही थी जैसे कोई महारानी हो। रोहन महंगा सूट पहनकर सबको बता रहा था कि जल्द ही वह राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है। उसे यह नहीं पता था कि जिस कंपनी में वह नौकरी मांग रहा था उसकी असली वारिस कौन है। पार्टी अपने पूरे शोर पर थी। तभी अचानक बाहर से भयानक धमाका हुआ। पूरे घर की दीवारें कांप उठी। मुख्य गेट लोहे की आवाज़ के साथ टूटकर अंदर गिर पड़ा। एक बुलडोजर ने गेट को रौंद दिया था। मेहमान चीखने लगे। संगीत बंद हो गया। गिलास टूटकर फर्श पर बिखर गए। गेट से दर्जनों पुलिस अधिकारी और काले सूट वाले बॉडीगार्ड अंदर आए और उनके बीच मैं चल रही थी। मैं अब वही टूटी हुई, भीगी हुई, रोती हुई मीरा नहीं थी। मैंने गहरे लाल रंग की डिजाइनर बनारसी साड़ी पहनी थी। मेरे गले में करोड़ों का हीरो का हार चमक रहा था। मेरी चाल में दर्द नहीं, अधिकार था। मेरे चेहरे पर आंसू नहीं, फैसला था। मेरे साथ मेरे दादा राजवीर सिंह राठौर चल रहे थे। काव्या के हाथ से वाइन का गिलास गिर पड़ा। रोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मीरा, काव्या चिल्लाई। उसकी आवाज़ में घबराहट छिप नहीं पा रही थी। ये कचरा यहाँ क्या कर रहा है? ये बूढ़ा कौन है? मैंने ठंडी नज़रों से उसे देखा। जिस बूढ़े की बात कर रही हो उसका नाम राजवीर सिंह राठौड़ है। मैंने शांत लेकिन तेज़ आवाज़ में कहा। राठौड़ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक, देश के सबसे बड़े उद्योगपति में और मेरे दादा। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। रोहन की आंखें फैल गई। राठौड़, वह हकलाया, मतलब तुम? मैं मुस्कुराई। हाँ रोहन, मैं वही हूँ, उस कंपनी की मालकिन बनने वाली जहाँ तुम वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे थे। नहीं काव्या,
चीखी, ये झूठ है, ये लड़की गरीब है, ये किसी अरबपति की पोती नहीं हो सकती। तभी हमारे मुख्य वकील आगे आए। उन्होंने मोटी फाइल काव्या के सामने फेंक दी। कागज फर्श पर फैल गए। ये डीएनए रिपोर्ट है, ये जन्म चिन्ह का मेडिकल रिकॉर्ड है, ये पुरानी पुलिस फाइल है और ये उस फर्जी गिफ्ट डीड की फॉरेंसिक रिपोर्ट है जिसे तुम लोगों ने मिलकर बनाया था, वकील ने सख्त आवाज़ में कहा। काव्या कांपने लगी। वकील ने आगे कहा, विशेषज्ञों ने साबित कर दिया है कि मीरा जी के हस्ताक्षर जाली हैं। तुम दोनों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, संपत्ति हड़पने की साजिश, घरेलू हिंसा और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस अधिकारी हथकड़ी लेकर आगे बढ़े। रोहन तुरंत मेरे पैरों पर गिर पड़ा। मीरा बेबी प्लीज़, मैं तुम्हारा पति हूँ। वह रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई। मैं काव्या के पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं उसके हाथों को अपने पैरों से दूर किया। काव्या के पैसे, मैंने तिरस्कार से कहा। उसकी औकात अब मेरे नौकरों की तनख्वाह से भी कम है। रोहन, लेकिन याद रखना, चाहे तुम भूखे मर जाओ, मेरी दौलत का 1 रुपया भी तुम्हें नसीब नहीं होगा। रोहन फूट फूट कर रोने लगा। काव्या को पुलिस ने पकड़ लिया। वह छटपटाने लगी। मीरा, मैं तेरी बहन हूँ, वह चीखी। हम एक ही खून है, मुझे माफ़ कर दे। मैं उसके करीब गई। वह उम्मीद से मुझे देखने लगी, लेकिन मेरी आंखों में उसके लिए कोई दया नहीं थी। मेरी बहन उसी दिन मर गई थी, मैंने ठंडे स्वर में कहा, जिस दिन उसने मेरा पति छीना, मेरा घर छीना और मुझे बारिश में सड़क पर फेंक दिया। काव्या का चेहरा राख जैसा पड़ गया। मैंने अपने कर्मचारियों की ओर देखा। इस घर को गिरा दो, मैंने आदेश दिया। मैं उस जगह को खड़ा नहीं देखना चाहती जहां इनके गंदे इरादों ने मेरी ज़िंदगी को कुचलने की कोशिश की थी। बुलडोजर आगे बढ़ा। काव्या और रोहन को पुलिस घसीटते हुए बाहर ले जा रही थी। दोनों रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, भीख मांग रहे थे, लेकिन अब उनकी आवाज़ें मेरे दिल तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने अपनी आंखों के सामने उस घर को टूटते देखा जिसे मैंने कभी अपने सपनों से सज से बनाया था और जिसे उन्होंने अपने पापों से गंदा कर दिया। दीवारें गिरी, कांच टूटे, फर्नीचर कुचला गया। उनका झूठ, उनका अहंकार और उनका लालच उसी मलबे में दफन हो गया। मैं सड़क पर फेंकी गई एक बेबस औरत बनकर निकली थी, लेकिन लौटी तो राठौर साम्राज्य की वारिस बनकर। अब उनके पास कुछ नहीं था और मेरे हाथों में सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं, उनकी पूरी दुनिया का फैसला था।